साथियों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है आरसी कोचर और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक टर्म्स। चुंबकीय जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है वैसे चुंबक, पर यह बहुत बड़ा पार्ट है तो हम इसको टुकड़ों में डिवाइडेड करेंगे। साथियों हम चालू करते हैं चुंबक के बारे में थोड़ा बात करना। साथियों चुंबक क्या है ये आप क्लास 6 से पढ़ते आए होंगे, आपने पढ़ा होगा, पर विद्युत में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम जो भी देख रहे हैं, जितने भी मोटर हैं वो सिर्फ चुंबक के कारण ही रोटेटिंग होती है, चुंबक के कारण ही वो चलती है। चाहे आपका फैन देख लो या इंडस्ट्री की कोई बड़ी मोटर देख लो, लाउड स्पीकर देख लो, चुंबक का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है साथियों, तो अब हम जो चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं तो विद्युत जो हमारा जो ITI है या डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड है, उसमें चुंबक के लिए हमको चुंबक तो पढ़ना ही है, पर चुंबक का हमको कौन सा रूप पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक हमको पढ़ना है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पर ये पढ़ने के पहले हमको इन शब्दावलियों का नॉलेज होना जरूरी है, किस वर्ड को क्या बोलते हैं। तो ये पढ़ने से पहले हम सबसे पहले हम इस बात पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो साथियों इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या एक शाखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाखा है जिसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। साथियों चुंबकीय प्रभाव आगे आप पढ़ोगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जैसे कि विद्युत धारा का प्रकाशीय प्रभाव है, जो हमें बल्ब से प्रकाश मिलता है वो प्रकाशीय प्रभाव है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है बैटरी, ठीक है। इसी तरह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है साथियों, जो हमारे घर में फैन चलता है, कूलर चलता है, मोटरें चलती हैं और विद्युत घंटी, ये सब किसके प्रभाव है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है साथियों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, यह अभियांत्रिकी की इंजीनियरिंग की एक ही बात है कि वह शाखा जिसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, मतलब वह शाखा जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। मोटर कैसे चलती है, फैन कैसे चलता है, उनका अध्ययन करेंगे, तो वह शाखा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है, विद्युत चुंबक कहलाती है। ठीक है, अब साथियों हम बात कर लेते हैं चुंबक की। चुंबक के बारे में आपने पढ़ा है, मैं पहले बोल चुका हूँ, काफ़ी पढ़ा होगा। पर देखो चुंबक का सबसे पहले एशिया माइनर के मैग्नीशिया एक जगह है, तो वहाँ पर एक काला पत्थर मिला था। वो काला पत्थर था तो उसमें एक ये क्वालिटी थी वो लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता था, इसलिए इसका नाम वहाँ पर मैग्नेट पड़ा और हम इसको चुंबक बोलते हैं। अब साथियों चुंबक क्या है, दो प्रकार का होता है। आज मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ चुंबक के बारे में। चुंबक दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो होता है जो हमें प्राकृतिक रूप में मिलता है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। ये हमें कहाँ मिलता है, खानों से मिलता है। दूसरा होता है साथियों कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक हमें खानों से मिलता है और कृत्रिम चुंबक वो होता है जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो प्राकृतिक चुंबक है इसका कोई बड़ा रोल नहीं है, इसका उच्च सामर्थ्य नहीं होता है, और कृत्रिम चुंबक है इसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है साथियों इसका, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इसकी जो क्वालिटी, इसका जो सामर्थ्य है वो बहुत उच्च होता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमको कम सामर्थ्य वाला चुंबक चाहिए तो हम कृत्रिम चुंबक में इसको कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, जैसे हमें ज़रूरत है वैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊँगा साथियों, चुंबक में क्या होता है कि चुंबक में क्वालिटी होती है दोस्तों। चुंबक केवल उन्हीं वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करेगा जिनको वो चुंबक में बदल सकता है। चुंबक दूसरी वस्तु को अपने ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो समझ में आएगा आपके, जैसे एक चुंबक लोहे को अगर अपने ओर आकर्षित करता है तो उस लोहे को वो चुंबक बना सकता है। अगर चुंबक निकल को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो निकल को वो चुंबक बनाएगा, ये उसमें क्षमता होती है। तो ये बात ध्यान रखिए कि चुंबक केवल उन्हीं वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करेगा जिनको वो चुंबक में बदल सकता है। जैसा लोहा हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया, मैंगनीज हो गया, ये क्या होती हैं जो मैंने चारों धातुएं आपको नाम बताई,
ये लोह चुंबकीय धातुएं, जो आगे पढ़ाएंगे उसमें आएगा ये। तो ये वो धातुएं हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है और इन सबको चुंबक में बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करता हूँ, तांबा आ गया, पीतल आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, कांच आ गया, स्लेट आ गया, प्लास्टिक आ गया। तो ये वो है जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। तो जब चुंबक इनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा तो चुंबक में बदलने की ये क्षमता नहीं कि इनको चुंबक में बदल दे। तो आपकी ये चीज़ छोटी सी चीज़ थी, पर अच्छी चीज़ है, आपको समझ में आई होगी कि चुंबक किन वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है, और जिन वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करता है उनको वह चुंबक में बदलने की क्षमता रखता है। मतलब वो चुंबक बन जाते हैं या बना सकते हैं हम। जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते उनको हम चुंबक नहीं बना सकते, वो चुंबक कभी नहीं बनेंगे। ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गया होगा। अब साथ ही जो कृत्रिम चुंबक है ये भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो होता है स्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। दोनों का ही इलेक्ट्रिकल में बहुत बड़ा रोल है। अस्थायी का और ज़्यादा अच्छा रोल है। ठीक है साथियों, स्थायी चुंबक क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्थायी चुंबक परमानेंट, एक बार आपने उसको चुंबक बना दिया तो उसमें काफ़ी समय तक चुंबकीय गुण रहते हैं, वो होता है स्थायी चुंबक। ठीक है दोस्तों, स्थायी चुंबक किसका बना होता है? स्टील का बना होता है साथियों, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। स्थायी कृत्रिम चुंबक के दो रूप हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थायी, दूसरा होता है अस्थायी। स्थायी चुंबक क्या होता है? स्टील का बना होता है। स्थायी चुंबक वो होता है जिसमें चुंबक के जो गुण हैं, एक बार आपने किसी स्टील को चुंबक बना दिया तो काफ़ी सालों तक उसमें चुंबक के गुण रहेंगे, वो चुंबक का कार्य करेगा, इसलिए इसको स्थायी चुंबक कहते हैं। और ये किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। इसी प्रकार अस्थायी चुंबक की बात आती है। अस्थायी चुंबक साथियों नर्म लोहे या सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये किसका बना होता है अस्थायी चुंबक? नर्म लोहा। दूसरा सिलिकॉन स्टील, इसका ये बना होता है। साथियों अस्थायी चुंबक में क्या होता है, किस प्रकार बनाया जाता है? ये जो मटेरियल होता है नर्म लोहा या सिलिकॉन स्टील, उसके तारों को उसके ऊपर लपेट दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर दी जाती है। जैसे उसको पावर दी जाती है वैसे ही वो जो सिलिकॉन स्टील का जो टुकड़ा होता है, ये टुकड़ा है, इसको चारों तरफ लपेट के अगर हम पावर देंगे तो ये चुंबक बन जाएगा। तो ये जो है ये जब तक ही चुंबक रहेगा जब तक इसको करंट मिल रहा है। जैसे ही इसको करंट मिलना बंद हो गया ये वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, मतलब ये चुंबक का काम नहीं करेगा। आपके समझ में आ गया? और थोड़ा सा मैं आपको अस्थायी चुंबक का हिंट दे देता हूँ साथियों। चलो यहाँ देता हूँ। जैसे कि मान लो ये हमारे पास नर्म लोहे का टुकड़ा है, सपोज करो ये अभी चुंबक नहीं है, पर हम क्या करेंगे साथियों, इसको सप्लाई दे देंगे, ये लपेट देंगे इस तरह टर्न, लपेट कर यहाँ पर हमने अगर मान लो कि इसको पावर दे दिया, डीसी पावर हमने इसको दे दिया, तो साथियों जैसे हमने इसको पावर दिया तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। ये किसका काम करेगा? चुंबक का काम करेगा। जैसे ही हमने यहाँ पावर ऑफ किया, ये स्विच लगा दो, जैसे ही हमने ये पावर ऑफ किया तो ये वापस मैग्नेट से क्या बन जाएगा, जो नर्म लोहा है वही वापस ये अपना रूप ले लेगा। मतलब सप्लाई हटाते इसमें चुंबक का गुण निकल जाएंगे। तो आपके समझ में आया होगा अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं, इसे अस्थायी चुंबक कहते हैं साथियों। ठीक है, दोनों चीज़ आपके समझ में आ गई। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं साथियों इसकी, जो मैं बोल रहा था आपको शब्दावलियों के बारे में, बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसकी शब्दावलियाँ हैं वो भी आपको याद होना जरूरी है। हम चुंबक पढ़ेंगे तो चुंबक में ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, मिटाता हूँ दोस्तों। अगर आपको वही पता नहीं होंगे तो फिर आप सोल्व नहीं कर पाओगे दोस्तों, और आपको हार्ड लगेगा। इसलिए हम बात करते हैं इसके शब्दावलियों के बारे में। तो मित्रों इसमें पहली शब्दावली आती है चुंबकीय पोल। याद करना, आप ध्यान से पढ़िए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। पहले चुंबकीय शब्दावली में हम पहला पॉइंट ले लेते हैं साथियों, चुंबकीय ध्रुव बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैग्नेटिक पोल। साथियों चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? ठीक है, चित्र की सहायता से आप समझने की कोशिश करो।
बहुत ईजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। जैसे जैसे आप समझोगे धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, आसानी से कर पाओगे साथियों। चुंबकीय ध्रुव क्या है दोस्तों? चुंबक का वह क्षेत्र या चुंबक के वह सिरे जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं, जहां से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है या प्रवेश करती है। चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? ये मैंने आपको सामने चुंबक बना दिया है, देखो यहाँ पर ये हमने एक चुंबक बना दिया, इसके दो ध्रुव हैं N और S। तो साथियों चुंबकीय ध्रुव क्या है? चुंबक के वो सिरे जहां से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है। देखो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर कहां से निकल रही है? यहां से निकल रही है, सर्वाधिक मात्रा में यहां से निकल रही है। तो जो ये सिरा है ये क्या कहलाता है? चुंबकीय पोल कहलाता है। इधर जहां पर प्रवेश करती है सबसे ज्यादा मात्रा में यहां प्रवेश कर रही है, तो ये सिरा चुंबकीय पोल कहलाता है। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा साथियों ये लिख सकते हैं कि चुंबक के वह बिंदु, पूरा आपके पास ये चुंबक है सपोज करो, तो इस चुंबक का वह बिंदु जहां पर आकर्षण की जो शक्ति है, अट्रैक्शन पावर है, वो सर्वाधिक है। ये मान लो कि चुंबक है और ये N है और ये S है, इसके दो बिंदु हैं। तो इस पूरे चुंबक में जो आकर्षण करने का, जो अट्रैक्शन खींचने की शक्ति सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सिरों पर होती है। तो उन सिरों को ही हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। कैसे प्रैक्टिकल करेंगे साथियों? जैसे कि आपके पास मान लो कि एक छोटा यहाँ पर ये बुरादा है लोहा अयस्क का, ये बहुत सारा लोहा अयस्क पड़ा हुआ है, लोहे का बुरादा है, लोहे अयस्क कोई भी हो सकता है। अगर इसमें हम किसी चुंबक को, इस टुकड़े को डालेंगे साथियों, इसको हम अगर डालेंगे इसके अंदर, तो साथियों इसमें जब हम इसमें डालेंगे तो इसमें सर्वाधिक जो बुरादा चिपकेगा वो किनारों पर चिपकेगा सबसे ज़्यादा। आप ट्राई करके देखना, इधर चिपकेगा पर इधर एक दो बहुत ही कम मात्रा में, सबसे ज़्यादा कहाँ चिपकेगा? किनारों पर बुरादा चिपकेगा। इसका मतलब यह है कि इसकी जो अट्रैक्शन पावर है चुंबक की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? उसके ध्रुवों पर है। तो चुंबकीय ध्रुव क्या है? जहाँ पर चुंबक की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होती है, खींचने की क्षमता जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, वो चीज़ क्या कहलाती है? चुंबक में चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। ठीक है साथियों। दूसरा आता है चुंबकीय बल रेखाएं। आपको देखो चित्र की सहायता से देखने को मिल रहा होगा बल रेखाएं क्या होती है साथियों। दूसरी है चुंबकीय बल रेखाएं। देखो समझो, चुंबकीय बल रेखाएं, या डायग्राम देखो आप, डायग्राम से आपको समझ में आएगा, याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये एक काल्पनिक बल रेखाएं होती है। आपने कभी चुंबक देखा होगा इस तरह का, तो चुंबक में कोई रेखाएं थोड़ी दिखती है, हमको नहीं दिखती, हम ये एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं ऐसी होगी। और वो कैसे पता चलता है प्रैक्टिकल आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबक में, जो चुंबक के N ध्रुव से निकलकर कहाँ? S ध्रुव पर जाती है। जो चुंबक के N ध्रुव से निकलकर S ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। N से निकलकर S ध्रुव में देखो प्रवेश कर गई। तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे हम? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। आपके समझ में आया होगा। साथ ही उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने एक बोर्ड ले लिया, एक आप बोर्ड ले लो, बोर्ड का मतलब गत्ता ले लो, उस गत्ते के ऊपर आप इस तरह का बुरादा बिछा दो, इस तरह का बुरादा गत्ते के ऊपर बिछा दो, और साथ ही बिछाने के बाद आप उसमें एक ये चुंबक का टुकड़ा रख दो N और S। जैसे ही ये रखोगे मित्रों, समझने की कोशिश करना चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे हम इसको हिलाएंगे, इस तरह थोड़ा खटपट खटपट करेंगे, हिलाएंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये जो बुरादा है ये इस रूप में आ जाएगा दोस्तों, ये बुरादा इस रूप में आ जाएगा। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो जो बुरादा इस तरह बिखरा हुआ था अलग अलग जगह, वो क्या है? एक रेखाओं के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं। इन्हीं रेखाओं को क्या कहते हैं साथियों? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि पहला वर्ड मैंने ये बोला चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कि ये एक काल्पनिक है, ये हमें दिखती नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये चुंबक के N पोल से निकलकर S पोल में प्रवेश करती है। समझ गए? तो इनको हम क्या कहेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। साथियों इसका मात्रक कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसकी इकाई होती है ना, वो होती है मैक्सवेल। चुंबकीय बल रेखाओं की इकाई क्या है?
इसकी इकाई मैक्सवेल है और इसकी बड़ी इकाई है वो है वेबर। ये आपको याद होना जरूरी है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की इकाई क्या है, मैक्सवेल। और अगर ये पूछे कि इसकी बड़ी इकाई क्या है तो साथियों वो है वेबर। ठीक है। अब इन दोनों में संबंध भी आपको याद होना चाहिए कि एक वेबर में क्या होता है साथियों, यहां लिख देता हूं मैं, एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल। ये आपको याद होना चाहिए। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ गया चित्र के माध्यम से। ये चुंबकीय बल रेखाएं होती है, काल्पनिक होती है, एन से निकल के एस में प्रवेश करती है, दोनों साइड सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी इकाई क्या होती है, मैक्सवेल होती है। इसकी बड़ी इकाई क्या होती है, वेबर होती है। और एक वेबर बराबर कितना होता है, 10 की घात 8 मैक्सवेल। ये आपको याद होना चाहिए। सूत्र मानो, सवाल मानो, कुछ भी मानो, ये आपको याद होना चाहिए साथियों। ठीक है। अगली जो हम बात करते हैं वो करते हैं चुंबकीय परिपथ की। ठीक है साथियों, मिटाता हूं मैं। ये चीजें याद होगी तभी आपको मैग्नेट पढ़ने में मजा आएगा। ये बेसिक चीजें इसकी, तभी आप इसको समझ पाओगे। इलेक्ट्रिसिटी को भी तभी समझ पाओगे जब आपको ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करती है। जनरेटर हो, मोटर हो, मोटरें हैं, वो सब इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है, चुंबकीय प्रेरण पे। जनरेटर भी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर इंडक्शन के सिद्धांत, उसमें मैग्नेट बनता है। मैं क्या बोल रहा था, तीसरा टॉपिक क्या था, चुंबकीय सर्किट, परिपथ। अब साथियों, चुंबकीय परिपथ, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसी प्रकार चुंबकीय सर्किट होता है। सेम है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में विद्युत का प्रवाह होता है, उसी प्रकार इसमें फ्लक्स का प्रवाह होता है। आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं चुंबकीय परिपथ की। चुंबकीय परिपथ क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा परिपथ जो चुंबकीय बल रेखाओं को, या चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने का जो रास्ता होता है, ये चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से गई और यहाँ आ गई, ये बल रेखाएं हैं, यहाँ से निकली एन से और एस में आ गई, तो ये जो रास्ता है इसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय परिपथ कहेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने का रास्ता आ गया होगा आपके समझ। चुंबकीय परिपथ किसे कहते हैं, इस चुंबकीय बल रेखाएं, इसके ये गुजरने का, यहाँ से निकली और यहाँ आ गई, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय परिपथ। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपके चुंबकीय परिपथ क्या है। चुंबकीय बल रेखाओं गुजरने वाला संपूर्ण रास्ता चुंबकीय परिपथ कहलाता है। अगला जो हम पढ़ते हैं वो है चुंबकीय क्षेत्र। अब साथियों, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं बताओ। बहुत ईजी है साथियों, जैसे विद्युत क्षेत्र होता था उसी प्रकार क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र में वो स्थान जहां पर अगर हम हाथ लग जाए हमारा, विद्युत क्षेत्र उसे कहेंगे। मतलब जैसे कि वायर है, तो इस वायर के छूने से पहले भी एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ पे हमें झंझनाहट महसूस हो सकती है। जैसे कि गांव में या शहर में जो हाई टेंशन लाइन निकलता है, तो वो क्या होता है, वो उसमें आवाज़ आती है, चटरिंग का आवाज़ आता है। या हम ऐसे सुना है, आज भी सुनते हैं कि ये लाइन हमको खींच लेगा, जो हाई वोल्टेज लाइन निकलता है ऊपर से, एक्स्ट्रा वोल्टेज। तो घर वाले बोलते हैं या हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो बोलते हैं कि इससे दूर रहो, ये क्या कर लेगी, आपको अपनी तरफ खींच लेगी। तो साथियों वो सही बोलते हैं, क्योंकि वो उसके आसपास का क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। और उस विद्युत क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो आपको झटका लग सकता है, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि करंट है। इसी प्रकार यहाँ पर बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है साथियों, चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पर चुंबक अपना स्थान रखता है। कहने का मतलब मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट समझाता हूँ, परिभाषा आपके समझ में आनी चाहिए साथियों, लिख आप ऑटोमेटिक लोगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एक चुंबक है। अब साथियों ये हमारे पास लोहे का टुकड़ा है। अब जब हमने ये यहां पे रखा है फेरस का टुकड़ा, तो ये कोई इफेक्ट नहीं हो रहा इस पे। जैसे ही हम इस टुकड़े को धीरे 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 क्या करेंगे, इतना आगे ले आएंगे, हो सकता है कोई इफेक्ट नहीं हो। इतना आगे लाए, अब साथियों जब जैसे ये टुकड़ा हम उठा के यहाँ लाए और यहाँ लाते ही तुरंत क्या होगा, फट
इस तरह चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो साथियों ये स्थान कहने का मतलब यहां तक का एरिया, इसमें आप किसी भी लोह युक्त पदार्थ को रख दो, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रख दो, ये चुंबक क्या करेगा, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा इस एरिया में। तो ये एरिया जहां पर चुंबक अपना प्रभाव रखता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें तो आपको कोई समझ में नहीं आने जैसी बात ही नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, चुंबक के चारों ओर का वह स्थान, ये चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर चुंबक अपना प्रभाव रखता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साथियों चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। चुंबकीय फील्ड तो हमने पढ़े लिया, चुंबकीय क्षेत्र। अब पढ़ेंगे हम चुंबकीय फ्लक्स। अब साथियों इसमें क्या है साथियों, चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, ये चुंबकीय क्षेत्र है या ये इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, इसमें जो कितनी भी बल रेखाएं गुजर रही है तो इन गुजरने वाली बल रेखाओं को क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। दोबारा आपकी चीज समझ में आनी चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली या किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। और इसकी इकाई क्या है साथियों, इसकी यूनिट वेबर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसकी इकाई अवश्य पूछते हैं, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। और ये इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम में ही नहीं, आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो, चाहे आरपीएससी के देख लो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, या आप राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम देखो, उसमें भी फ्लक्स की इकाई आई जाती है साथियों। ठीक है, जनरल नॉलेज का अच्छा क्वेश्चन है जनरल साइंस का कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट चुंबकीय अक्ष का। पांचवा पॉइंट आता है, छठा आता है चुंबकीय अक्ष। अब साथियों चुंबकीय अक्ष क्या होता है, इसके बारे में भी हम डायग्राम की सहायता से समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुंबकीय अक्ष क्या होता है, किसी चुंबक के, किसी भी चुंबक के मध्य से गुजरने वाली रेखा, ये रेखा मध्य से नहीं, इस तरह मध्य से गुजरने वाली रेखा जो दोनों पोलों को मिलाए। ये जो रेखा गुजर रही है ये दोनों पोलों को नहीं मिला रही है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इधर अच्छी तरह समझा के। ये चुंबक है साथियों, ये इसका एन पोल है, ये एस पोल है, तो वह काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय अक्ष क्या है, चुंबकीय अक्ष भी किसी ने देखा नहीं है, ये सब काल्पनिक है। ठीक है साथियों, चुंबकीय अक्ष क्या है, वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र के जो चुंबक के दोनों पोलों को मिलाती है, वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक के दोनों पोलों को मिलाती है, वह रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। देखो इस डायग्राम में देखो, इन दोनों पोलों को कौन सी रेखा मिला रही है साथियों, ये रेखा मिला रही है। ये देखो मैं वापस रिपीट करता हूँ इसको, तो ये क्या कहलाती है, मैग्नेटिक अक्ष यानी कि चुंबकीय अक्ष कहलाती है। समझ में आ गया होगा आपके, छठा पॉइंट चुंबकीय अक्ष। अब हम पढ़ते हैं साथियों MNA। MNA क्या होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, यही लिख देता हूँ सातवां पॉइंट, MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। जितनी भी रेखाएं हैं चुंबक में, आप सबसे उनमें सब में यही यूज करो कि यह है काल्पनिक रेखा है। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष क्या है, यह वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक के लंबवत होती है, जो चुंबक के अक्ष के लंबवत होती है। देखो एक ही मात्र रेखा है जो चुंबक के लंबवत है, तथा एक रेखा और खींच सकते हो आप ये पर नहीं, तथा जो चुंबक के मध्य में से गुजरे। न्यूट्रल मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष से कहेंगे वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक के मध्य में से गुजरे। दूसरी बात, वह लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, अगर वह लंबवत है, चुंबकीय अक्ष के लंबवत है और वो बीच में से गुजर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष बोलेंगे साथियों।
इसमें यह भी है कि यहाँ पर मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष है, ये यहाँ पर चुंबक का जो पावर होता है वो सबसे कम होता है। यहाँ पर इस जगह पर आप इनकी दोनों ध्रुवों की तुलना में सेंटर में मैग्नेट का जो अट्रैक्शन पावर होता है वो सबसे कम होता है। यहाँ पर लोह वस्तुओं को इतनी तेजी से नहीं खींचेगी जितनी यहाँ पर खींचेगी। समझ में आ गया होगा साथियों MNA क्या होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन की। इसको मिटाते हैं। देखो ध्यान से समझो एक एक चीज़ को। जब ये परिभाषा आपके समझ में आएगी तो आगे का टॉपिक आपके लिए इजी पड़ेगा। और आपके साथियों कुछ भी समझ में आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक अवश्य करें और कमेंट करके मुझे मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं जितना हो सकता है। मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं साथियों, और आगे भी और अच्छी तरीके से करूं। ठीक है, अगला जो पॉइंट बता रहा था मैं वो क्या बता रहा था, मैग्नेटिक सैचुरेशन। साथियों ये क्या होता है मैग्नेटिक सैचुरेशन, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। चलो काउंट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक सैचुरेशन, इसको हिंदी में बोलेंगे साथियों चुंबकीय संतृप्तता। ये क्या होता है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। कोई परिभाषा अभी तक मैंने पढ़ाई ये हार्ड नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप अगर डटोगे तो आपको मुश्किल होगी, आप समझ क्या करोगे तो ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिसको आप नहीं समझ पाओ, याद नहीं कर पाओगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है साथियों, चुंबकीय संतृप्तता। संतृप्तता का अर्थ ये है कि आपने खाना खा लिया, आपका कैपेसिटी है 3 रोटी खाने का, आपने 3 खा लिया, 3 की जगह आपने 3.5 खा लिया, अब आप संतृप्त हो गए। इससे ज़्यादा कैपेसिटी आपका नहीं है। अब मैं बोलूँगी 1 रोटी और खाओ, आप नहीं खाओगे। ज़बरदस्ती आपने 4 खा ली, 4 के बाद आप बिल्कुल संतृप्त हो गए, ओवर हो गए। फिर आपको बोलते हैं 1 रोटी और खाओ, तो आप खा सकते हो? नहीं खा सकते। तो इसी तरह साथियों ये पॉइंट है चुंबकीय संतृप्तता। किसी भी लोह पदार्थ को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, 100% समझ में आएगा। ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए आप। किसी भी लोहयुक्त पदार्थ को, जैसे कि मानो साथियों ये लोहयुक्त पदार्थ है, किसी भी लोहयुक्त पदार्थ को चुंबक बनाया जाता है तो उसकी वो कैपेसिटी जिससे ज़्यादा वो चुंबकत्व ग्रहण करने में असमर्थ हो, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, चुंबकीय संतृप्तता कहलाती है। आ गई होगी बात समझ में आपके। जब किसी लोहे या स्टील के टुकड़े को और अधिक चुंबकीय शक्ति ग्रहण करने में असमर्थ हो, जब कोई लोहे का टुकड़ा या स्टील का टुकड़ा और अधिक चुंबकीय शक्ति ग्रहण करने में असमर्थ हो, अगर ये और अधिक ग्रहण नहीं कर सकता चुंबकीय शक्ति, तो ये वो सैचुरेशन पॉइंट, बस इससे ज़्यादा ही चुंबकीय शक्ति ग्रहण नहीं करेगा, वो स्थिति क्या कहलाती है साथियों, मैग्नेटिक सैचुरेशन कहलाती है। आ गया होगा आपके समझ में मित्रों। अगला हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय प्रेरण। पूरी इलेक्ट्रिसिटी इसी के ऊपर डिपेंडेड है। मैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में लिखेंगे चुंबकीय प्रेरण। ये क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय प्रेरण। इसको आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि आगे जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर जो भी पढ़ोगे आप, फैन का मोटर, इंडक्शन मोटर, सब में प्रेरण आएगा। ठीक है, इन वर्ड को अभी आप ध्यान से समझो, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी समझ में नहीं आया तो उस समय आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा साथियों। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, देखो साथियों, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। थ्योरी तो मैं बोलता हूँ, पहले बोल चुका हूँ आपको, आप खुद की लैंग्वेज में याद करो, जितना करोगे उतना बेस्ट रहेगा। अब साथियों हम बात करता हूँ, ये चुंबक है, या आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं चुंबकीय प्रेरण का। जैसे आप हो और आप अगर ऐसे आदमी से या ऐसे दोस्त के साथ रहते हो जिसको गाने गाने का शौक है, अगर आप उसके साथ 1 महीने रह लो या 2 महीने रह लो, वो रोज़ सुबह शाम अपनी धुन में मस्त रहता है, कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता है, तो आप अगर 30 दिन उसके साथ रहोगे तो 31वें दिन आप भी कुछ गुनगुनाने लग जाओगे। क्यों? उसका क्या कारण है? उसका कारण है इंडक्शन। तो यही बात है दोस्तों, आप अगर किसी ऐसे पुरुष के साथ रहोगे, ऐसे दोस्त के साथ रहोगे जो गाली गलौज करता है और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर नेचुरली आपके मुंह से भी गालियाँ निकलने लग जाएगी। ये किसके कारण होता है? ये होता है इंडक्शन के कारण। इसे बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण।
साथियों अब हम बात करते हैं इसमें मेन बात पे, तो आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी चुंबक, ये चुंबक है, अगर इसके पास हमने दूसरा कोई लोहे का टुकड़ा रख दिया, कोई फेरस मेटल टच नहीं किया, इसके पास रख दिया, कुछ दिनों में बाद इसमें क्या होता है साथियों, ये भी चुंबक बन जाता है। इसके अंदर क्या होता है, चुंबक के गुण आप ऑटोमेटिक हमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये लोहे का टुकड़ा क्या हो जाता है, चुंबक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? चुंबकीय प्रेरण की वजह से होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं साथियों कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक चुंबकीय वस्तु को वास्तविक संपर्क में आए बिना, हमने इसको टच नहीं किया, तो हम ये परिभाषा लिखेंगे कि चुंबकीय प्रेरण क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक चुंबक को दूसरे वस्तु से, दूसरे लोहे की वस्तु से या स्टील की वस्तु से वास्तविक संपर्क में आए बिना ही इसमें चुंबकीय गुण आ जाना या इसका चुंबक बन जाना, वो क्या कहलाता है साथियों? चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इसके वास्तविक संपर्क में आए बिना ही अगर ये चुंबक बन गया लोहे का टुकड़ा, तो ये क्या कहलाता है? ऐसी स्थिति चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। आपके समझ में आया होगा दोस्तों चुंबकीय प्रेरण क्या है। अगला पढ़ते हैं हम रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म, जिसको बोलेंगे हिंदी में साथियों अवशिष्ट चुंबक। ये कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेजिड्यूल मैग्नेट। साथियों याद करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चलता है कौन सा मैग्नेट अवशिष्ट जो बचा रह गया, अवशिष्ट मैग्नेट जो मैग्नेट बचा रह गया। दोस्तों अवशिष्ट मैग्नेट क्या होता है? वह चुंबक, यह वह चुंबक है अवशिष्ट मैग्नेट तो है ही, इसमें मतलब यह भी एक मैग्नेट है। तो अवशिष्ट चुंबक क्या है दोस्तों? यह वह मैग्नेट है जो किसी पदार्थ पर लगी चुंबकीय शक्ति हटाने के बाद भी उसमें रह जाता है। उस पदार्थ में हमने चुंबकीय शक्ति हटा ली, उसके पश्चात भी उसमें क्या है, चुंबक अगर शेष रह गया तो वह क्या कहलाता है? रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म कहलाता है। आपको उदाहरण देके समझाता हूँ तभी ही समझ में आएगा। साथियों ये हमने लोहे का टुकड़ा लिया, इसको हमने पावर दिया, ये लपेटे लगा दिए, और इसको हमने क्या किया दोस्तों? पावर देके इसको हमने चुंबक बना लिया। अब जितनी देर पावर रही उतनी देर तो इसमें चुंबक रहा। अब हमने ये पावर हटा लिया, हटाने के बाद ये लोहे का टुकड़ा हमारा शेष रह गया और ये वापस लोहे का टुकड़ा बन गया। अब ये चुंबक नहीं है, फिर भी साथियों इसके अंदर थोड़ा बहुत चुंबक शेष रह जाता है। इसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत इसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं, हल्का सा इसमें चुंबक शेष रह जाता है। तो उस चुंबक को क्या कहते हैं मित्रों? अवशिष्ट चुंबक कहते हैं। आपके समझ में आया होगा ये अवशिष्ट चुंबक क्या कहते हैं। अभी तक जितनी भी परिभाषाएं हैं लगभग आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों अगर समझ में आता है तो लाइक अवश्य करें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक बताओ, शेयर करो मेरे वीडियो को। मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ बिल्कुल आप लोगों के लिए, बिल्कुल मेरे द्वारा किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। ठीक है साथियों, तो रेजिड्यूल मैग्नेट किसे कहते हैं आपके ये चीज़ समझ में आई होगी कि किसी पदार्थ पर चुंबक को हटाने के पश्चात भी चुंबकीय शक्ति, पावर दिया था हमने, चुंबकीय शक्ति दी थी, चुंबकीय शक्ति हटाने के पश्चात भी उसमें चुंबक का शेष रह जाना अवशिष्ट चुंबक कहलाता है। अब हम बात करते हैं साथियों इसकी चुंबकीय रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है साथियों, उसके बारे में मैं इसको बात करता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। ये वर्ड हैं जो आप पहली बार सुनने में मिल रहे हैं आपको, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। जब बार बार इनका अभ्यास करोगे इजी हो जाएगा, आगे इनके बारे में बहुत पढ़ना को मिलेगा। चुंबकीय रिटेंटिविटी। अब देखो साथियों चुंबकीय रिटेंटिविटी क्या होती है। अब साथियों जैसे कि लोहा है, इस्पात है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, अलग अलग पदार्थ है, लोहे में भी नरम लोहा है। तो साथियों रिटेंटिविटी का अर्थ क्या है कि पदार्थ की वो क्षमता, वह धारण क्षमता जिसमें वो चुंबक को अपने अंदर धारण कर सके, मतलब चुंबक बनाने की क्षमता। जैसे कि मानो कि लोहे में ज़्यादा है, स्टील में और ज़्यादा है, नरम लोहे में, सब में क्या अलग अलग धारण क्षमता है। एल्यूमिनियम में नहीं है, ठीक है, बहुत कम है, कहने का मतलब है। तो रिटेंटिविटी क्या है कि चुंबकीय पदार्थ
की वह क्षमता जो वो अपने अंदर चुंबकत्व को रोकने की जो पावर है, किसी चुंबकीय पदार्थ द्वारा अपने अंदर चुंबकत्व को रोकने की पावर, मतलब ये पदार्थ है तो ये अपने अंदर कितना चुंबकत्व रोक सकता है, जितना ये चुंबकत्व रोकेगा उतना शक्तिशाली चुंबक बनेगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं साथियों, रिटेंटिविटी कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकत्व को रोकने की शक्ति को क्या कहेंगे हम, चुंबकीय रिटेंटिविटी कहेंगे। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपकी ये चीज, मुझे नहीं लगता कि चुंबकीय रिटेंटिविटी समझ में नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं साथियों एमएमएफ की। एमएमएफ क्या होता है साथियों, जिस प्रकार विद्युत में विद्युत वाहक बल होता है उसी प्रकार यहाँ पर चुंबकीय वाहक बल होता है। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, वो बल जो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स के भाव को, जो इलेक्ट्रॉन को गुजरने दे, जो सहायता दे, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन गुजरे, ऐसा बल क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेम टू सेम यहाँ पर एमएमएफ है, विद्युत की जगह यहाँ पर चुंबक आ जाता है साथियों, क्योंकि चुंबकीय सर्किट हम पढ़ रहे हैं, चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चुंबकीय वाहक बल क्या होता है, चुंबकीय वाहक बल एक ऐसा बल होता है साथियों जो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत के फ्लक्स को चलाता है। ठीक है, ये क्या बोला मैं आपको, चुंबकीय क्षेत्र में किसको चलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स को चलाएगा। देखो चुंबकीय फ्लक्स ऐसे तो नहीं चलेगा, कोई कोई बल चाहिए उसको जो उसको चुंबकीय फ्लक्स को धक्का दे, आगे जाने दे। जैसे कि हमारे घरों में करंट है, जैसे ही हम बल्ब का बटन चलाते हैं तुरंत बल्ब जलने लगते, तो वो बल्ब ऐसे तो नहीं चला, आपने जैसे बटन दबाया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ गए बल्ब में, तो ऐसे तो नहीं आएंगे, उसको कोई तो फोर्स कर रहा है, तो उसको फोर्स कर रहा है विद्युत वाहक बल। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कौन कर रहा है, विद्युत वाहक बल फ्लो उसको फोर्स कर रहा है और तुरंत आपको लाइट जल रही है। इसी प्रकार चुंबकीय सर्किट में जो फ्लक्स को कौन फ्लो कर रहा है, फ्लक्स को बहाने में जो सहायता कर रहा है वो कौन है, विद्युत वाहक बल। साथियों समझ में आया होगा आपके एमएमएफ क्या होता है। एमएमएफ क्या है, वो बल जो चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को चलाए, जो फ्लक्स को गुजरने में सहायता दे, वो क्या कहलाता है, एमएमएफ कहलाता है साथियों। ठीक है, ये भी चीज आपकी समझ में आ गई। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम, एमएमएफ के बाद क्या आएगा, रिलक्टेंस लेते हैं साथियों। रिलक्टेंस भी बहुत अच्छा है, RELUCTANCE। रिलक्टेंस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप विद्युत सर्किट में प्रतिरोध पढ़े होंगे। प्रतिरोध क्या करता है, करंट के गुजरने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है साथियों, पढ़ा है आपने, करंट के गुजरने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ रिलक्टेंस में करंट तो है नहीं, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक सर्किट है। यहाँ क्या है, मैग्नेटिक सर्किट, मतलब चुंबक का परिपथ है। तो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को गुजरने में, इसमें क्या गुजरता है सारे, फ्लक्स गुजरता है, फ्लक्स के गुजरने में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक, बाधा उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाता है दोस्तों, रिलक्टेंस कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपके। विद्युत सर्किट में करंट को गुजरने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी प्रकार रिलक्टेंस क्या है, मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स के गुजरने में जो बाधा उत्पन्न करता है, फ्लक्स के रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न करता है, कुछ भी लिख दो यार, एक ही बात है, फ्लक्स के गुजरने में जो बाधा उत्पन्न करता है या फ्लक्स के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। खुद की लैंग्वेज लिखो, 100% याद होगा, जितना आप आपकी लैंग्वेज लिखोगे उसको क्या कहते हैं, रिलक्टेंस कहते हैं। और जो रिलक्टेंस है साथियों वो क्या, जैसे कि प्रतिरोध था, R बराबर क्या था, V/I, उसी प्रकार यहाँ पर रिलक्टेंस क्या होगा साथियों, रिलक्टेंस बराबर वहाँ वोल्टेज होता है या हम EMF होता है वहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, MMF बटा I की जगह क्या होता है, यहाँ पर करंट की जगह फ्लक्स होता है। ये इसका सूत्र है। रिलक्टेंस का सूत्र क्या होता है,
रिलक्टेंस बराबर एमएमएफ बटा फाई। और एमएमएफ विद्युत वाहक बल जो मैंने पढ़ा था उसका इकाई होता है एम्पियर टर्न, ये भी ध्यान रखना साथियों। एमएमएफ जो मैं पढ़ा है वो आपको, इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर, पूरा ही लिख देता हूं, एम्पियर टर्न। इसको हम ये भी बोल सकते हैं एन आई। आई तो करंट को रिप्रेजेंट करता है और टर्नों की संख्या को एन आई। ये ध्यान रखना एमएमएफ की इकाई क्या होती है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एम्पियर टर्न बोल लिख सकते हो या एन आई लिख सकते हो, एक ही बात है। आई का मतलब करंट है, एम्पियर है, और टर्न का मतलब एन है। तो साथियों, और फ्लक्स की इकाई क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इकाई होती है वेबर। तो हम क्या लिखेंगे, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये आंसर है इसका। समझ में आना चाहिए दोस्तों आपको। एमएमएफ की इकाई मैंने बता दी एम्पियर टर्न होती है। फ्लक्स की इकाई मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, स्टार्टिंग में चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया था, जब वेबर होती है तब यहाँ बटा लगाते हैं, तो बटा लगा दो। ठीक है मित्रों, काफ़ी हमने परिभाषाएं पढ़ ली है, जहाँ तक लमसम पता थी। पूरा साथियों ये थ्योरेटिकल है, इसमें इतना कुछ मैटर नहीं है समझाने लायक, फिर भी मैंने कोशिश की है जहाँ तक हो सके इसको थ्योरी से आपको हट के चित्र के माध्यम से समझाएं। तो ये एम ये होता है साथियों, बीच में जो गुजरता है, और मैग्नेटिक एक्स ये होता है, ये दो पोल होते हैं, और एन और एस। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टॉपिक यही चलेगा, काफ़ी लंबा टॉपिक है मैग्नेट, फेराडे के रूल्स वगैरह सब इसी में आते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैग्नेट को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो चुंबक से रिलेटेड ही आएंगे आपको। बच्चे क्या करते हैं कि चुंबक तो 10th क्लास में क्या 6 से पढ़ते आ रहे हैं, चुंबक और बैटरी सेल इनको नॉर्मल ले लेते हैं। जबकि मेरे अकॉर्डिंग ये मानना है मेरा कि ये टॉपिक अच्छी तरह बच्चों को पढ़ने चाहिए। तो क्या होता है, ईजी होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि बच्चे ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, अल्टरनेटर पढ़ेंगे, पर इनको नहीं पढ़ेंगे, और वही उनके लिए भारी हो जाता है साथियों। ठीक है, तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।